प्रिय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अरस्तु का कारणता सिद्धांत या एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉजेशन। हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है, पहले हमें देखेंगे कि एक्चुअल में कारणता का सिद्धांत है क्या, या इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दर्शन शास्त्र अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो सबसे पहले की परिभाषा ये होती है कि जिसमें जीवन और जगत को जानने का प्रयास किया जाता है। जगत है मतलब ये संपूर्ण जितना भी विश्व है, ब्रह्मांड है, ठीक है, इसके बारे में जानने क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। उसी संदर्भ में जो है एरिस्टोटल ने अपनी एक व्याख्या दी और उसने कहा कि जितनी भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के निर्माण का कोई न कोई क्या है, कारण है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्माण स्वतः हुआ हो। शाब्दिक अर्थ ये है उसका, मतलब कोई भी वस्तु निर्मित होगी तो उससे पहले उसका मूल कारण होगा। मतलब ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसका निर्माण किसी और से नहीं हुआ हो। इस प्रकार की एरिस्टोटल की व्याख्या है और इसी संदर्भ में उन्होंने कारणता के सिद्धांत को दिया। कारणता के सिद्धांत को दिया, इंग्लिश में थ्योरी ऑफ कॉजेशन कहा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु के होने का कोई ना कोई क्या है, कारण है। ये सामान्य शब्दों में समझें तो कारणता सिद्धांत क्या है, पूछे किसी भी वस्तु का कोई कारण अवश्य होता है। ये कारणता का सिद्धांत है और इसको प्रमाणित करने के लिए, अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए इन्होंने 4 कारण बताए। कितने कारण बताए? 4। पहले तो कह दिया कि विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई कारण है, और इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 4 कारण बताए। ठीक, ये कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है मटेरियल कॉज, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपादान कारण। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा इफिशिएंट कॉज, जिसको हिंदी में कहा जाता है निमित्त कारण। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप चुपचाप याद रख लीजिए उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, लक्ष्य कारण। और लक्ष्य कारण, किसी किसी पुस्तकों में इसको प्रयोजन कारण भी लिखा रहता है। तो आपको मन करता है तो आप प्रयोजन कारण याद कीजिए, बार बार 2 चीज़ों को लक्ष्य कारण याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्वरूप कारण है तो उसको आकारिक कारण भी कहा जाता है। तो आपका जो मन है आप याद रख लीजिए। इंग्लिश मीडियम याद रखिए कि 4 कारण है। पहला कारण है आपका मटेरियल कॉज, दूसरा है इफिशिएंट कॉज, तीसरा है फॉर्मल कॉज और चौथा है फाइनल कॉज। हिंदी मीडियम वाले क्या याद रखेंगे? उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारिक कारण और प्रयोजन कारण। 4 कारण होते हैं। अब यह है कि ये 4 कारण है क्या, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, देखिए हमारा लक्ष्य है कि एक हम मिट्टी का घड़ा बनाएंगे। मिट्टी घड़ा पका हुआ है ना, एक ऐसा है पका हुआ है। अब मुझे बताइए, जो मिट्टी घड़ा होता है उसके बनाने का मूल कारण क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी घड़े को हम अपने घर में जो है शोपीस के लिए रखते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि इसको पानी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप और मैं सभी जानते हैं। ठीक, मतलब इसका मूल उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इस घड़े का मूल लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोग भविष्य में जो है हम लोग किसके लिए उपयोग करेंगे? पानी रखने के लिए उपयोग करेंगे।
ठीक, अब इस पूरी कहानी को समझिए। अब उसको उन्होंने कहा कि ये जो घड़ा है, इस घड़ा के बनने के 4 कारण हैं। पहला कारण कह दिया उसने, उपादान कारण, ठीक, या मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज क्या है? ये जो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से क्या बनेगा? घड़ा बनेगा। ये इसका क्या हो गया? उपादान कारण हो गया, ठीक। उसके बाद निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब जो व्यक्ति उसको बनाएगा, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है, यह इसका क्या हो गया? निमित्त कारण, जिसको हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। कुम्हार क्या हो गया इसमें? निमित्त कारण हो गया, ठीक। अब अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण, आकारिक कारण या स्वरूप कारण। इसको समझने से पहले, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फॉर्मल कॉज। ये फॉर्मल कॉज को समझना है, यही सबसे अलग है। उपादान कारण बिल्कुल समझ में आ जाता है भाई, कोई भी वस्तु बनाने के लिए हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं हम उसको मटेरियल कॉज कहेंगे, ठीक। जो व्यक्ति उस वस्तु को बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? निमित्त कारण कहेंगे। ये फॉर्मल कॉज समझने में दिक्कत हो जाता है, और बाद में जो है, जो विज्ञान में किसी वस्तु के उत्पन्न होने का जो कारण बताएंगे, जो इवोल्यूशन थ्योरी जो साइंस मानेगा, उसमें इसी पे ये जो फॉर्मल कॉज है इस पे बहस होगा। तो जब आप आलोचना करेंगे तो इस फॉर्मल कॉज को ही आलोचना करेंगे, इसी पे आलोचना है सारी की सारी। क्योंकि जितने भी कार्य कारण सिद्धांत हैं सब में उपादान कारण और आपके जो है निमित्त कारण होते हैं। लेकिन इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, फॉर्मल कॉज। इसको समझने की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मल कॉज है या आकारिक कारण है, ये क्या है? ये जो कुम्हार है उसके मस्तिष्क में एक घड़ा की एक आकृति दिख रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन जब ये कुम्हार इस घड़े का निर्माण कर रहा है तो उसके ये जो चेतना है या मन है उसमें घड़ी की आकृति विराजमान है। जैसे जब चित्रकार कोई चित्रकारी करता है तो उसके जो चेतना में या उसके मन में या कल्पना में वह चित्र स्थायी रूप से विद्यमान होता है, या जब वह निर्माण करते रहता है वस्तु का, तब उसके मन में या उसके चेतना के स्तर पे वह चित्र जो है अंकित होता है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा? आकारिक कारण कहा, या इसी को इंग्लिश में उन्होंने क्या कहा? फॉर्मल कॉज कहा। मतलब क्या लिखेंगे? फॉर्मल कॉज क्या है? जो व्यक्ति या जो निर्माण करता है उसके मन में जो आकृति है वह उसका फॉर्मल कॉज है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में? फाइनल कॉज। मतलब जो वस्तु बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल कॉज। मतलब ये जो घड़ा है और इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोग भविष्य में हम क्या करेंगे? पानी रखने के लिए करेंगे, तो यह इसका क्या हो जाएगा? प्रयोजन कारण हो जाएगा। तो अरस्तु ने कहा कि विश्व में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उसके 4 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? मटेरियल कॉज है, इफिशिएंट कॉज है, फॉर्मल कॉज है और फाइनल कॉज है, ठीक। मटेरियल कॉज क्या है? व्हाट दैट थिंग इज मेड अप ऑफ। इसका मतलब यह है कि वह किस वस्तु से बना है। इफिशिएंट कॉज से क्या पता चलता है? हु मेड दैट थिंग, मतलब वह कौन बना रहा है, उस वस्तु कौन बना रहा है। फॉर्मल कॉज, व्हाट दैट थिंग इज, मतलब यहाँ पर क्या है? घड़ा। जो फॉर्मल कॉज है उसके मन में विराजमान है या उसके चेतना में क्या है? विराजमान है। अब फाइनल कॉज, व्हाट इज पर्पस ऑफ दैट थिंग, मतलब इस पे भी भविष्य में आलोचना हो जाएगी ना, कि जो भी वस्तु बनता है उसका कोई ना कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है। मतलब विश्व में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना उद्देश्य के बनी हो। तो बाद में इसको उसके ऊपर मतलब जब आलोचना होगी तो होगा ही। वो कहेंगे कि कोई निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु का क्या उद्देश्य है? इस जगह पे बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं हैं, तो आप उसका उद्देश्य बता पाएंगे क्या? सारी वस्तुओं को तो बता पाना संभव नहीं। तो है अरस्तु का क्या कारण था सिद्धांत। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इस नोट्स में मैंने दे दिया है, ठीक। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं भी एक बार इसको पढ़ देता हूँ। द लॉ ऑफ कॉजेशन या प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी स्टेट दैट व्हाट एवर हैपन एंड व्हाट एवर इज मस्ट हैव अ कॉज। मतलब जो भी दुनिया में वस्तु बनी है उसका कोई ना कोई क्या है? कारण होता है, ठीक। और 4 प्रकार के क्या हैं? कॉज बता दिए। क्या क्या? मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज मतलब जिससे वह वस्तु बनेगी, ठीक।
अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लिया जाए आपको ईंट बनाना है, तो ईंट में भी क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट, मिट्टी हो जाएगी, ठीक। मान लिया जाए आपको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स क्या हो जाएगा, मतलब ईंटें क्या हो जाएंगी, मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक ठीक। वैसे मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने वाली कोई बात नहीं है। आप इतने में आपने समझ लिया कि इफिशिएंट कॉस्ट क्या होगा, निमित्त कारण क्या होगा। हाँ, इसके माध्यम से इसने क्या कहा, अब हम देखते हैं कि भाई ये चार बातें जो हो गई, तो इसमें आलोचना क्या क्या हो जाएगी, ठीक। पहला कौन सा कॉज है, मटेरियल कॉस्ट। पहला कॉस्ट क्या है आपका, मटेरियल कॉस्ट। अब मुझे बताओ, मटेरियल कॉस्ट सारे वस्तुओं में मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। मतलब हम इसको क्या कर लिया, मान लिया उपादान कारण। अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना अपन, उपादान कारण, ठीक। अब मुझे बताइए निमित्त कारण जो इफिशिएंट कॉज है, इस सब में मिलेगा नहीं मिलेगा, आलोचना हो रही है ना, सब जगह नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया जाए बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का क्या है, एक टुकड़ा है, और बर्फ से क्या बन गया, वो पानी बन गया। वहां पर इफिशिएंट कॉज कहाँ मिलेगा, वहां पर बता पाना संभव नहीं होता है। मतलब जितने भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं में आपको आलोचना में लिखना है कि एरिस्टोटल ने जो 4 कॉज बताए हैं, सभी जगह जो है अप्लाई नहीं होता। बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर निमित्त कारण या इफिशिएंट कॉज बता पाना संभव नहीं होता, याद रहेगा, ठीक। और सिंपल सी बात है, जब इफिशिएंट कॉज आप नहीं बता पाएंगे, क्या नहीं बता पाएंगे, इफिशिएंट कॉज आप नहीं बता पाएंगे, तो वहां पर आप क्या नहीं बता पाएंगे, फार्मल कॉज भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाई फार्मल कॉज कहाँ से मिलता है आपको, ये भी आप नहीं बता पाएंगे, ठीक। इस टुकड़े से आप बता सकते हैं, मतलब विश्व में, इस जगत में सारी वस्तुएं बनी हुई हैं, उन सभी वस्तुओं में चार कारण को बता पाना संभव नहीं, याद रहेगा। पहली आलोचना हो गई, ठीक। बस यही पर रट लीजिए कि 4 प्रकार के कॉज हैं, मटेरियल कॉज, इफिशिएंट कॉज, ठीक, मटेरियल कॉज, इफिशिएंट कॉज, फार्मल कॉज और फाइनल कॉज, ठीक, याद रहेगा। चलो, अब दूसरी आलोचना क्या हो गई, जो आधुनिक विज्ञान है, विशेषकर जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान मटेरियल कॉस्ट को मानता है। मटेरियल कॉस्ट मतलब उपादान कारण को मानता है। यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कि आधुनिक विज्ञान से जो है एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है अलग क्यों है, तो वहाँ पर आप लिखिए कि आधुनिक विज्ञान में जो है मटेरियल कॉस्ट को तो माना जाता है, लेकिन ये वो लोग स्वीकार नहीं करते कि कोई निमित्त कारण है। निमित्त कारण के मन, मतलब जो निमित्त कारण है, मतलब जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के मन में यह विचार है, इसको स्वीकार नहीं करता, मतलब आकारिक कारण को स्वीकार नहीं करता। आधुनिक विज्ञान जो है आकारिक कारण को स्वीकार नहीं करता। आकारिक कारण मतलब अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे, फार्मल कॉज को स्वीकार नहीं करता। तो एक सवाल यूपीएससी में पूछा गया है कि भाई आधुनिक विज्ञान से कैसे अलग है, तो आधुनिक विज्ञान ये मानता नहीं है कि कोई निमित्त कारण, पहली बात तो निमित्त कारण को भी वो लोग स्वीकार नहीं करते बहुत सारे मैटर में। चलो मान लिया कि एक वैज्ञानिक को हमने एक निमित्त कारण मान लिया, लेकिन उस वैज्ञानिक के मन में वह विचार पहले से था, इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो आधुनिक विज्ञान से पूर्णता क्या है, अलग है। पहली आलोचना तो ये हो गई कि चारों कारणों को सभी वस्तुओं में बता पाना संभव नहीं है। दूसरा क्या हो गया, आधुनिक विज्ञान से क्या है,
अलग है। तीसरा ये कह सकते हैं कि विश्व की जितनी भी वस्तुएं बनी हैं सबका एक निश्चित क्या है, प्रयोजन है, प्रयोजन कारण है, ये कहा जाना उचित नहीं। ठीक, तो अब हमने आलोचना कर दी, 3 आलोचना समान। देखो आलोचना के लिए मेरे पास बहुत टिपिकल टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार में आपको याद हो जाए, इसलिए मैं 3 कारणों को मैंने बता दिया। ठीक, 3 आलोचनाएं हम कर दिए। हमको मेंस में अच्छा नंबर लेके आना है, ज़्यादा हमको वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता नहीं। आलोचना के बाद अब समालोचना करेंगे। तो समालोचना में पहली बार एरिस्टोटल ने बताया, और किसी भी वस्तु के या किसी भी कार्य के या किसी भी प्रयोजन के या किसी भी लक्ष्य के, मतलब जो फाइनल कॉज है, ठीक है, क्या है जी आपका फाइनल जो कॉज है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है, सबसे पहले बताया। और यही क्या करेगा, भविष्य में दार्शनिक विचारों को क्या लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। और इसकी एक विशेषता भी है कि यह ईश्वर को स्वीकार कर लेता है। मतलब विश्व में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं बनी हैं या यांत्रिक रूप से जो वस्तुएं स्वतः क्या हो रही हैं, निर्मित होते जा रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक निमित्त कारण है। वह निमित्त कारण कौन है, वह इफिशिएंट कॉज कौन है, ईश्वर है। मतलब आध्यात्मिक विचार को या ईश्वरीय विचार को क्या करता है, अरिस्टोटल स्वीकार करता है। इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख दीजिए, इतने में से आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक, मैं ऐसे ही टॉपिक्स लेके आते रहूँगा, और आप मेरा विश्वास कीजिए कि पूरा दर्शन शास्त्र सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ठीक, धन्यवाद।